हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 8 एंड 9 आप लोगों ने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 भी पढ़ा था। तो आप सभी ने इसे पढ़ा, इंजॉय करा और आप लोगों को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आया। तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमने इनमें क्या पढ़ा। चैप्टर 8 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा एंड इसके बारे में हमने जाना कि मोशन क्या होता है। तो मोशन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। मोशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मोशन बहुत जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट का, और उसकी जो डायरेक्शन है ये भी, शेप भी, स्पीड भी, ये सब फोर्स की वजह से चेंज होती है। तो ये दो मेन टॉपिक्स थे। अब ग्रेविटेशन, वी ऑलवेज ऑब्जर्व, हम सभी ये ऑब्जर्व करते रहते हैं दैट एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है फ्रॉम अ हाइट, वो अर्थ की तरफ गिरता है। तो आप सभी जब ग्रेविटेशन का नाम सुनते होंगे आपको याद आता होगा ईसेक न्यूटन, जिसके सर पे एप्पल गिरा और उसको पता चला कि अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन के थ्रू। तो आज हम इससे आगे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मून गोज अराउंड द सन, जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। इन ऑल दीज केसेस, इन सभी केस में देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग, कुछ फोर्स एक्ट करती है जो प्लैनेट और मून के बीच होती है। ईसैक न्यूटन, जो ईसैक न्यूटन है, उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसी चीज के मोशन के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इन दिस चैप्टर, आज का जो हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर में आज हम जानेंगे ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो we shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth। हम इसको कैसे जानते हैं, वो हम लोग इनको जानते हैं किसके थ्रू, हम इनको जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ की, उसके थ्रू हम किसी चीज को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और मैनेज करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आइए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्रेविटेशन। वी नो, हम जानते हैं दैट जो मून है ये अर्थ के आसपास घूमता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, जो एक ऑब्जेक्ट को जिसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो कुछ देर तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, ये होता है ग्रेविटेशन की वजह से। ऐसा काबिगेट इज सेड व्हेन द न्यूटन सिट हुए थे, बैठे थे ट्री के नीचे, तो उनके सर पे क्या गिरा था, एप्पल गिरा था। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, और जो वह एप्पल गिरा उससे जो न्यूटन थे उन्होंने सोचा आखिर ये कैसे गिरा। इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, क्या अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो मून पे ऐसा क्यों नहीं है, या फिर दोनों में सेम है। तो कई सारे उनके मन में प्रश्न आते गए। ही कंजक्टेड द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस, उन्होंने तो सोचा कि बोथ द केसेस में सेम फोर्स लगी होगी, सेम हुआ होगा। ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे उन्हें एक बात भी लगी कि जब ऐसा था तो मून अर्थ पे गिरता डायरेक्ट, अब वो स्ट्रेट लाइन में कैसे है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय अर्थ, तो उसको भी अर्थ से अट्रैक्ट होना चाहिए। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, पर आज तक हमने मून को गिरते हुए थोड़ी ना देखा है। जैसे एप्पल गिरा, मून थोड़ी ना गिर जाएगा अर्थ पे। तो यही बात समझेंगे आखिर ऐसा क्यों। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून। हम मोशन समझते हैं मून का 8.11 एक्टिविटी से। तो आप लोग 8.11 एक्टिविटी को समझेंगे कि कैसे मोशन होता है। तो अब आपके पास एक्टिविटी 10.1 भी है, जिसमें आपको बताया गया है एक एक पीस लेना है थ्रेड का, टाई करना है उसमें एक छोटा सा पत्थर और उसको जोर जोर से घुमाना है चारों तरफ ना। आपको मोशन देखना है स्टोन का जब आप थ्रेड रिलीज करेंगे। तो जो जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि स्टोन जो है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से सेम फोर्स में घूम रहा है बिफोर द थ्रेड इज रिलीज। जब थ्रेड आप छोड़ेंगे द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये कुछ सर्कुलर पाथ में घूमेगा कुछ सर्टेन स्पीड के संग, एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, जैसे इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया। तो
द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और इसी से हमारा जो है ये चेंज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इसी तरह से जो है हमारा कोई भी चेंज ओकर होता है हमारी लाइफ में। तो द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज होता है डायरेक्शन में इससे वेलोसिटी भी चेंज होती है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, जो फोर्स ये एक्सेलरेशन करती है, दैट जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमती रहे, ये होती है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर कोई फोर्स नहीं है ऐसी, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टोन जो है क्या करता, स्टोन एक स्ट्रेट लाइन में ही घूमता रहता। ये हमें समझाया गया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो स्टोन क्या करता, स्टोन एक सेम लाइन में, एक पूरी लाइन में घूमता रहता। तो ये हमें बताया गया। अब आगे क्या कहा गया है, आगे हमें बताया गया है कि अगर ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन में तो हम इसको कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये होता है टेंजेंट यानी स्ट्रेट लाइन, अगर उसमें कोई भी सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगी। तो ऐसे ऐसे नहीं घूमा, वो ऐसे घूमा। तो स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अगर ये सर्कल को किसी पॉइंट पे मीट करती है तो ये होता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो मोशन है मून का अराउंड द अर्थ, ये है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। द सेंट्रीपेटल फोर्स जो है प्रोवाइड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अर्थ में। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन होता। तो यही हमने समझा कि क्यों मून नहीं गिरता। इट इज सीन, ये देखा गया दैट जो फॉलिंग एप्पल ये अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। तो अगर ऐसा है तो हमने अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते नहीं देखा। तो बड़ा ही झंझट वाला है ये। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो एप्पल है वो भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, अगर अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करेगी तो दूसरी चीज भी उसको अट्रैक्ट करेगी। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एक गिवन फोर्स में जो एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। इसीलिए जो मास है एप्पल का वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम पड़ जाता है अर्थ के मास के अकॉर्डिंग। एप्पल कहाँ और पूरी दुनिया कहाँ जिसमें ऐसे हजारों एप्पल होंगे। तो ये पड़ जाता है केस, जिसकी वजह से एप्पल में बिल्कुल दम नहीं बचता और वो अर्थ को खींच नहीं पाता। तो इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड होते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे और सेम वे में वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, कि सन और प्लैनेट में कोई फोर्स होगी। तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए न्यूटन ने कहा दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून, कि अर्थ सिर्फ एप्पल और मून को ही नहीं अट्रैक्ट कर सकती, बट जितनी भी चीजें हैं उस यूनिवर्स में उन सभी को अट्रैक्ट कर सकती है। एंड इसी को कहा गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और इसी वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच भी अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा एक दिया गया। इसमें क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर अदर ऑब्जेक्ट को, जो कि क्या होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों का, यानी ए और बी दो ऑब्जेक्ट लिए, ए का बिग एम है और बी का स्मॉल एम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एम इंटू एम बाई प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर, इनका स्क्वायर डिस्टेंस का, यानी डी का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल होती है ग्रेविटेशन इनटू एम मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शन टू डी, यानी डिस्टेंस का डबल। तो जो फोर्स है अलोंग द लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो लेट हम इसे और समझते हैं।
टू ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ए का मास m है और बी का मास स्मॉल m है, तो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी हो गई F। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के, यानी F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। तो जो फोर्स है बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के उनके डिस्टेंस की, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये दो स्टेटमेंट मिल गई आपको। अब जब इनको कंबाइन करेंगे तो F इक्वल आएगा M इंटू M/d का स्क्वायर। तो ये हो गया F इक्वल टू G माने M इंटू M/d स्क्वायर। तो वहां पे क्या है, G जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हमने क्या कहा है, इसको कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है इस जी को। तो ये हो गया हमारा F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके ईसैक न्यूटन, जिनके सर पे गिरा था एप्पल और ग्रेविटेशन का आविष्कार हुआ था। ईसैक न्यूटन जो है ये बोर्न हुए थे वूल्सथॉर्प में, ये ग्रैंडम में है इंग्लैंड में। He is generally regarded as the most original and the influential theorist in the history of science। इनको साइंस के लिए बहुत पॉपुलर माना गया। ये एक पुअर फार्मिंग फैमिली में बोर्न हुए, बट ये एक अच्छे फार्मर नहीं थे। इनको पढ़ने के लिए भेजा गया क्योंकि ये हमारी दुनिया का भविष्य थे। ये जो थे इन्होंने ही ग्रेविटेशन दिया। हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े और धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, इनके संग इंसिडेंट हुआ कि इनके सर पे गिरा एप्पल। एप्पल गिरा, इन्होंने लॉ बना दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह से कई सारे लॉज बनते गए, लोगों ने, कई सारे साइंटिस्ट ने बहुत सी बातें कही और ये हुआ। तो यही सब आपको समझाया गया है इनकी पूरी हिस्ट्री में। तो अब जानते हैं हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स लॉ ऑफ स्क्वायर रूल, कि इनको स्क्वायर रूल कैसे मिला। देयर हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द मोशन ऑफ प्लैनेट। उनको हमेशा एक ग्रेट इंटरेस्ट रहा जो मोशन है प्लैनेट्स का। बाय द 16th सेंचुरी बहुत सारा डाटा जो था मोशन ऑफ प्लैनेट पे ये एस्ट्रोनॉमर्स ने लिया, जो कि जॉनस केपलर ने 3 इनके बेस पे लॉ दिए। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। इन लॉज को हमने कहा केपलर्स लॉ। तो पहला लॉ कहा था ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट जो है इज एन एलिप्स विद द सन। सन के साथ होता है एलिप्स हमारा। द लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट एंड द सन, उनका एरिया इक्वल होता है। और थर्ड उन्होंने r³/t² का फॉर्मूला दिया। तो यही आपको 3 लॉ बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं 3 लॉ है। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया दैट F इंटू डी स्क्वायर बाय मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। जो SI यूनिट दी गई G की, तो ये दी गई, इसको ऑब्टेन किया गया SI यूनिट में N इन m² kg-2²। तो जो वैल्यू ऑफ G थी ये फाइंड की गई थी बाय हैरी। इसको हैरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था 1731 में, 1810 में। तो बाय यूज किया इन्होंने एक वैल्यू ऑफ G की 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm² kg-²। तो ये इन्होंने दी, इससे हमने इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू, ये सब जाना। तो जो ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी, सब अपने आप में किसी न किसी चीज को आकर्षण करते हैं। सेइंग दैट, इसके अकॉर्डिंग कहा इन्होंने, F जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ D के। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि जो हमारा मून है वहां पे हमारा जो है 6 टाइम लो है, यानी यहाँ पे हमारा अगर 48 kg वेट है तो मून पे हमारा 8 kg होगा। तो इसी तरह से मून पे हमारा कम होता है और अर्थ पे ज्यादा होता है वेट। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं।
एग्जाम्पल 10.1 जो मास है अर्थ का, सपोज 6.10 रेज टू द पावर 24 केजी लिया गया और मून का वही लिया गया 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 केजी। तो ये हमारे मास दिए गए। अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर, तो हमें कैलकुलेट करना है जो फोर्स एग्जर्ट की गई। तो हमने फॉर्मूला देखा था, तो सबसे पहले लिखेंगे द मास ऑफ अर्थ बिग एम एंड द मास ऑफ द मून स्मॉल एम एंड जो उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये सब आप लिख लेंगे सबसे पहले। अब आप फाइंड आउट करेंगे क्या, अब सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसकी मीटर में वैल्यू, किसकी, डिस्टेंस की। तो मीटर में आप लोग निकाल लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। अब आपको g की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 nm स्क्वायर kg -2 स्क्वायर। तो फ्रॉम द इक्वेशन हमने कहा ये आप लोगों को फॉर्मूला मिला। तो आप फोर्स निकालेंगे इसको अप्लाई करके। तो ये जब आप अप्लाई कर लेंगे, आप लोग जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू लगेंगे और जब इसको फुल्ली सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो फोर्स आएगा बाय द अर्थ ऑन मून इज 2.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 न्यूटन। तो ये देख रहे हैं कितनी बड़ी फोर्स है, उनमें कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो इतना फोर्स एप्पल नहीं लगा पाता, तभी एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो यही हमें समझाया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंस क्यों है इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमारी लाइफ में, तो इसके 4 रीजन है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, इसकी वजह से हम अर्थ पर टिके हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इसी की वजह से मून चक्कर काट रहे हैं अर्थ के। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, इसी वजह से जो प्लैनेट है और अर्थ भी है वो भी चक्कर काट रहे हैं सन के अकॉर्डिंग। तो एक दूसरे के आर पार सब चक्कर काट रहे हैं। द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो मून और सन है जब वो अट्रैक्ट करते हैं पानी को अपनी ओर, तो उसकी वजह से पानी ऊपर उछलता है, जिनको हम टाइड कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं फ्री फॉल क्या है। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, हमने जाना अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को हमारी तरफ, उसकी तरफ। तो ये किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, और जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ तो हम उसको कहते हैं फ्री फॉल। तो इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अब आपसे पूछा क्या क्या इनमें कोई चेंज होता है फॉल के दौरान, तो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, इनमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। एनी चेंज वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, और ये जो चेंज होता है वेलोसिटी में इसमें एक्सेलरेशन इंक्लूड होता है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है, गिरता है अर्थ की तरफ, उसमें एक्सेलरेशन होती है। एंड दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये एक्सेलरेशन फॉर्म होती है is called the acceleration due to the gravitational force of the earth, इसको हम acceleration due to the gravitational force of the earth कह सकते हैं, और शॉर्ट में acceleration due to gravity कह सकते हैं। इट इज डोनेटेड बाय g, इसको g से डोनेट किया जाता है, और जो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड -2 है। तो ये हम जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेट द मास ऑफ द स्टोन, अब एक स्टोन लिया जिसका मास m था, तो हमें पता है जो फोर्स से ही प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन का। तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोन का m लिया एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको g से डिनोट किया। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स f है वो इक्वल हो जाएगी मास एंड एक्सेलरेशन के, किससे, इसके प्रोडक्ट से। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है तो इसे हम डिनोट करते हैं g से, तो m इंटू जी हो जाएगा, f इक्वल टू m इंटू जी। तो अब f जो है, f की हम क्या ले सकते हैं, f का हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा f इक्वल लिया था हमने ऊपर यहाँ पे g वाला फॉर्मूला से।
तो वो लगा देंगे अब इसको चेंज करके, तो m यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा ये बनेगा यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा अर्थ का मास m बड़ा वाला, एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट जो स्टोन लिया है और अर्थ का ये d हो जाएगा। तो लेट द ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा आया पास में, तो डिस्टेंस d हो गया और ये इक्वल हो गया r रेडियस के स्क्वायर के। दस फॉर ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको ले सकते हैं जो अर्थ है ये परफेक्ट उसको स्फीयर नहीं है, एज जो रेडियस है अर्थ का ये इंक्रीज हो रहा है पोल से टू द इक्वेटर, तो जो वैल्यू है जी की ये बिकम हो जाएगी ग्रेट एट द पोल्स, और इससे फॉर्मूला बनेगा दैट स्मॉल जी यानी मास ऑफ स्टोन किसके इक्वल हो जाएगा जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर के। इसी तरह से डायमीटर होगा तो आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर होगा। तो यही आपको यहाँ पे क्लियर किया गया, ये आपके दो और न्यू फॉर्मूला अप्लाई हो चुके हैं। अब हम जानेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं जी की वैल्यू। तो कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी एम एंड आर। हम जी एम एंड आर की वैल्यू जानेंगे सबसे पहले। तो जी की तो हमें पता ही है, हमने ऊपर ही जाना था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब एम ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ हमने ऊपर ही पढ़ा था, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबकी वैल्यू पुट करते हुए से निकाल लेंगे। दस अब जब जानेंगे आप तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 स्क्वायर होगी। तो अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली गिरता है नीचे, वो इंडिपेंडेंट होता है। दिस मीन्स दैट जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो होलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, इनका जो गिरने का रेट है वो सेम ही होता है। अकॉर्डिंग टू द जो स्टोरी थी हमारी गैलीलियो की कि लर्निंग टावर ऑफ पीसा इन इटली से उन्होंने एक ऑब्जेक्ट गिरा था तो उसका मास सेम आया था। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो हमने पहले लॉ पढ़े थे वो ही लॉ अप्लाई किए। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था आपका वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे इसीलिए जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी फॉर्मूला होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू 1/2 ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस यहाँ पे आप जी लगा देंगे, आपके पुराने वाले ही हैं, बस यहाँ पे जी लग जाएगा आप लोगों का। तो आप इनको लगाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक कार है वो गिरती है एक लेस से एंड ड्रॉप होती है ग्राउंड तक 0.5 सेकेंड में। तो अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, जो उसकी ग्राउंड पे पहुंचने की स्पीड है वो क्या होगी। तो स्पीड के लिए हम कौन सा लगाएंगे, स्पीड के लिए हमारा लगेगा फर्स्ट। तो टाइम हो गया 1/2 सेकेंड, आधा है ना, 1 सेकेंड नहीं है पूरा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जानते हैं क्या होता है 10 ms-2। अब एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, एक्सेलरेशन है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू ए टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि u तो है ही नहीं, u तो 0 है, तो हमें u अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम 10 इंटू 0.5 करके 5 ms-1 निकाल लेंगे। अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का होता है u प्लस वी बाई 2, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 2.5। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगा, इसको आप निकालेंगे सेकेंड फॉर्मूले से, s इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, तो आपका आएगा 1.25 मीटर। तो इस तरह से आपको वो ही फॉर्मूलाज को उसी वे में अप्लाई करना है जैसे आपने मोशन चैप्टर में किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज किया गया 10 मीटर की हाइट तक हो गया। तो अब आपको बताना है जो वेलोसिटी है जिसमें उसको ऊपर फेंका गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप इसको निकाल लेंगे, रूट में आएगा √196। फिर आप इसको निकाल लेंगे u इक्वल टू 14, तो ये आपका 14 आएगा।
सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ही कहाँ तक गया, तो हाईएस्ट पॉइंट का होता है v इक्वल टू यू प्लस 80, तो आपका आएगा 1.43 सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। तो आइए अब हम मास वेट के बारे में जानते हैं। तो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना दैट जो मास होता है एक ऑब्जेक्ट का, ये मेजर होता है उसके इनर्शिया के। तो वी हैव आल्सो लर्न, हमने ये भी जाना दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज इनर्शिया, जितना मास ज्यादा उतना ज्यादा इनर्शिया। इट रिमेन्स द सेम, ये सेम रहता है वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर सरफेस। दस जो मास है ऑब्जेक्ट का ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, एंड ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। तो यही हमको यहाँ पे समझाया गया है। तो आइए, ये मास हमने जान लिया, मास हमेशा सेम रहता है। अब मास इसी के अकॉर्डिंगली एक होता है वेट। तो आइए अब वेट के बारे में जानते हैं। वेट, तो भी नो, हम जानते हैं दैट जो अर्थ अट्रैक्ट करती है एवरी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से, एंड एक फोर्स जो डिपेंड करती है उसके मास पे एंड एक्सेलरेशन पे। जो वेट होता है एक ऑब्जेक्ट का ये होता है फोर्स में, तो जो F है वो इक्वल होता है m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसको F इक्वल टू m इंटू जी लेंगे। तो जो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है एक ऑब्जेक्ट की ऑन एन अर्थ, इसको वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसे हम W से डिनोट कर सकते हैं, W इक्वल टू m इंटू जी। एज जो वेट है एक ऑब्जेक्ट का ये फोर्स है, तो जो एसआई यूनिट है इसकी न्यूटन हो जाती है। तो जो वेट है ये डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो इससे हमने क्या समझा, हम लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू है जी की कांस्टेंट रहती है एक अपनी प्लेस पे, देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस जो वेट है ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, दैट इज डब्ल्यू। तो इट इज ड्यू टू द रीजन, क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून हम जानेंगे कैसे होता है। तो जो हमारा कहा गया, वी हैव लर्न, हमने जाना था जो अर्थ है इसमें फोर्स होती है विथ विच जो अट्रैक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को। इन द सेम वे जो वेट ऑफ द मून है ये भी अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। तो जो मास होता है वो कम हो जाता है एक सब ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे, यहाँ पे मून पे, और अर्थ पे ज्यादा होता है। तो कैसे होता है, सपोज हमने लिया लेट वेट ऑफ मून लिया WM एंड मास लिया mm एंड रेडियस लिया rm। तो लॉ को अप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा। वैल्यूज को आप लोग अप्लाई करेंगे, अर्थ का होता है मास ये, मून का होता है ये, एंड इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस हम कह सकते हैं, पूरा जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1 होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ 6 होता है। तो 1/6, यानी जो ऑब्जेक्ट का होगा वेट मून पे वो 6% कम होगा। सपोज 48 है किसी का वेट यहाँ पे, तो मून पे उसका कितना होगा, 8 होगा, यानी 6 गुना वेट होता है अर्थ पे। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है 10 kg है, तो उसका वेट क्या होगा अर्थ पे, तो मास एक ऑब्जेक्ट का 10 kg। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 98 न्यूटन होगा। अब एक ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड किया गया अर्थ पे, तो उसका मून पे क्या होगा, 10/6 यानी 1.67 न्यूटन। अब हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली, कि कैमल डेजर्ट में इतना आराम से क्यों चल लेता है। तो व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग 1000 टन रेस्ट अपॉन अ कंटीन्यूअस चेन, why a truck or a motor bus has much wider tires, why cutting tools have sharp edges। in order to address these questions, इन क्वेश्चन को और इन केसेस को समझने के लिए आज हम दो और नए कंसेप्ट जानेंगे। पहला थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इनके फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे है नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रस्ट होती है, और फोर्स पर यूनिट क्या होती है, प्रेशर होती है। तो लेट अस ट्राई करते हैं सिचुएशन 1, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर, आपने एक पोस्टर लगाने की सोची एक बुलेटिन बोर्ड पे। टू डू दिस टास्क, आपको इस टास्क को कैसे करना पड़ेगा,
आपको प्रेस करना पड़ेगा ड्राइंग पिन को अपनी थंब से। तो आपने फोर्स लगाई सरफेस एरिया पे पिन के, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड के। एंड दिस फोर्स जो है ये स्मॉल एरिया होगा इसका एट द टिप ऑफ द पिन। इसी तरह से एक और सिचुएशन आपको दे रखी है, आप एक लूज सैंड पे खड़े हो, एक सैंड है, आपका फीट जो है वो अंदर जा रहा है सैंड के। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अब आप सैंड पे लेट जाए, यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप, आपकी बॉडी नहीं जाएगी अंदर। इन बोथ द केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि जो केसेस है यहाँ पे जो फोर्स लगाई सैंड पे वेट में होगी आपके बॉडी के। तो यही आपको यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। अब आगे आपसे बात की गई, यू हैव लर्न, आपने जाना जो वेट है ये फोर्स एक्ट होती है इस पे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। हियर यहाँ पे फोर्स जो है परपेंडिकुलर होती है। तो जो फोर्स होती है एक ऑब्जेक्ट पे जब ये परपेंडिकुलर होती है उसके सरफेस के, तो इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, तो जब आप लूज सैंड पे खड़े होते हैं जो फोर्स होती है आपके वेट ऑफ बॉडी की ये इक्वल होती है टू द एरिया ऑफ योर फीट। तो यही आपको समझाया गया। तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट होता है डिपेंड होता है ऑन एरिया। तो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, जो इफेक्ट होगा थ्रस्ट का ऑन यूनिट एरिया, जब यहाँ पे एरिया होगा तो इसको कहेंगे प्रेशर। देयरफॉर हमारा एक फॉर्मूला बनता है किसका, प्रेशर का, क्या होता है थ्रस्ट बाय एरिया। तो यहाँ पे हमारा जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की ये एन बाय एम स्क्वायर कही जाती है। तो इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट ब्लेसले पास्कल थे, इनकी रिस्पेक्ट में हमने इसको पास्कल पीए से भी डिनोट किया। हम इसको पीए से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया इनके बारे में। तो एग्जाम्पल 10.6 लिया गया। अब इससे समझेंगे हम इनकी न्यूमेरिकल। एक ब्लॉक वुड था जिसको रखा गया टेबल टॉप पे, जो मास था वुडन ब्लॉक का ये 5 kg था और इसकी डायमेंशन 40 इंटू 20 इंटू 10 थी। तो फाइंड करना एक प्रेशर जो कि उस पर लगा बाय द वुडन ब्लॉक जिसका टेबल टॉप क्या था 20 इंटू 10 था और 40 इंटू 20 था। तो दो अलग अलग सिचुएशन दिए प्रेशर निकालना, तो मास क्या था वुडन ब्लॉक का 5 था। अब डायमेंशन हो गई 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हेयर दो हाइट है एक वुडन ब्लॉक की, इस पे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। तो थ्रस्ट क्या होता है m इंटू जी, तो 5 kg इंटू 9/8, जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8, तो 49 न्यूटन आ गया। अब एरिया क्या होता है, एक साइड का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ अ साइड क्या आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होता है थ्रस्ट बाय एरिया, तो ये एरिया आ गया आपका इसका 2450 पास्कल भी कह सकते हैं या फिर एन एम स्क्वायर बोल सकते हैं, एन बाय एम 2 स्क्वायर। तो व्हेन द ब्लॉक, जब ये एक साइड ऑफ 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर पे हुआ, तो ये क्या होगा एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से 800 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 0.08 मीटर स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 6.12 nm स्क्वायर। तो इसी तरह से जो हमारा प्रेशर है ये अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट में हमारा आंसर आया ये फर्स्ट का आंसर है और सेकंड का आंसर 6.2.5 nm स्क्वायर है। दस जो सेम फोर्स एक्ट करती है कि स्मॉलर एरिया पे उस पे भी लार्ज प्रेशर लगता है। तो इसी वजह से हमको कहा जाता है कि वाई जो नेल है इसकी टिप पॉइंटेड होती है, नाइफ की शार्प एज होती है। ये सब क्यों होता है, इसी वजह से होता है। अब प्रेशर इन फ्लूइड, तो ऑल लिक्विड आर गैसेज एंड फ्लूइड, जितनी भी लिक्विड गैसेज है फ्लूइड है। एक सॉलिड एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन अ सरफेस, एक सॉलिड जो है वो एक्सर्ट करता है एक प्रेशर ऑन सरफेस, सरफेस पर उसके किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स वेट, उसकी वेट की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड में भी वेट होता है एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इनमें भी प्रेशर होता है। तो इसी तरह से इनमें भी प्रेशर होता है। अब ये बायोएंसी क्या है ये समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ स्विमिंग पूल, क्या आप कभी पूल में तैरे हैं, आपको हल्का लगा होगा। तो हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ अ वाटर इज हैवियर,
बट जब आप कोई बकेट लेते हैं वाटर की तो वो आपको भारी लगती है। हैव यू एवर वंडर्ड, आपने कभी जाना वाई जो शिप होती है आयरन और स्टील की, ये पानी में क्यों नहीं डूबती? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर हम इस ज्योग्राफी से, इसके टॉपिक बायोन्सी से जानेंगे। तो फिजिक्स ज्योग्राफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस और साइंस के बिना कुछ भी आप लोगों का पॉसिबल नहीं है। तो ये क्यों है आज हम जानते हैं। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल attraction of the earth act on a bottle in a downward action, कि जो फोर्स है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ये एक्ट करती है बॉटल पे डाउनवर्ड एक्शन में। तो सो द बॉटल जो है ये पुल्ड होती है डाउनवर्ड, बट जो वाटर है उसका वो ऊपर की तरफ आता है। द जो बॉटल है ये अपवर्ड की तरफ होती है। तो वी हैव लर्न, हमने जाना दैट जो वेट है एक ऑब्जेक्ट का इज द फोर्स, इसकी जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है। व्हेन द बॉटल इज इमर्स, जब बॉटल को डुबाया जाएगा द अपवर्ड फोर्स इज एक्टेड, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी और बॉटल ऊपर की तरफ हटेगी। तो जो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने बायोन्सी के बारे में समझा कि टू कैप द बॉटल कंप्लीटली इमर्ज, हमें से कंप्लीटली इमर्ज रखना है तो जो अपवर्ड फोर्स है ऑन वाटर ये बैलेंस होनी चाहिए। तो यही था बायोन्सी। इसमें हमने जाना दैट ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोन्सी, सब में बायोन्सी की फोर्स लगती है जब इन्हें इमर्ज किया जाता है फ्लूइड के साथ। तो जो मैग्नीट्यूड है एक बायोन्सी फोर्स का ही डिपेंड होता है उसकी डेंसिटी पे। अब वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोर सिंक, अब ऑब्जेक्ट्स तैरते क्यों हैं या ऊपर क्यों आते हैं, तो यही अब हम जानने वाले हैं आगे के टॉपिक में। तो द नेल सिंक्स, जो नेल है पानी में डूब जाती है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है ऑन द आयरन नेल, इसको नीचे की तरफ खींचती है। देयर इज एन अपथ्रस्ट, इसमें अपथ्रस्ट होता है वाटर का नेल पे, जिसकी वजह से ये नीचे जाता है और ऊपर आता है। बट द डाउनवर्ड फोर्स, पर ये डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, इसकी वजह से ये नीचे ही रह जाता है और डूब जाता है। द कोर्क, अब एक कोर्क लिया, कोर्क आपने लिया ये ऊपर आ जाएगा। अब ये ऊपर क्यों तैरेगा, क्योंकि जो इसका जो है इसमें जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर है ऑन द कोर्क ये ज्यादा तेजी से लग रहा है इसके वेट से, तो इसकी वजह से फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन नेल ज्यादा थी वाटर से इसलिए वो डूब गया, बट यहाँ पे कोर की कम रही इसीलिए वो तैर गया। तो यही थी हमारी तैरने और ना तैरने की स्टोरी, यहाँ पे खत्म होती है। अब आर्चीमेड का प्रिंसिपल ये क्या कहता है, आर्चीमेड ने भी कुछ बातें कही तो ये भी जानना जरूरी है। आपने जाना होगा कि हम देख सकते हैं हमने एक एलोंग किया, एक स्ट्रिंग को टांगा और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीज, और हमने देखा कि उसका जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है धीमे धीमे और ये पानी में जाता जा रहा है नीचे की तरफ। हाउएवर नो फर्दर चेंज, पर कुछ समय बाद कोई चेंज नहीं दिखता है। तो क्यों होता है, ये आर्चीमेड के लॉ की वजह से होता है। तो आर्चीमेड क्या कहते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शियली, जब कोई बॉडी पूरी तरह से या थोड़ी सी एक फ्लूइड में इमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, तो इसमें एक अपवर्ड फोर्स लगती है जो कि इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। तो यही हमें समझाया गया आर्चीमेड कहते क्या है। आर्चीमेड एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर्ड किया जिसका नेम उनके बाद पड़ा आर्चीमेड्स प्रिंसिपल। यही उन्होंने समझाया है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने बाथटब में देखा तो वो एकदम गलियों में भागे, यूरेका विच मीन्स आई हैव गॉट इट, मैंने इन्हें पा लिया। तो लोग पूछते क्या पाया, दिस नॉलेज हेल्प्ड हिम, और वो बताते हैं गोल्ड के बारे में कि मैंने गोल्ड से रिलेटेड ये चीजें जानी कि जो ज्योमेट्री और मैकेनिक्स है इसकी फील्ड में वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवर पुली व्हील एक्सल, ये सब जो हमने पढ़ी थी चीजें, इन सभी की उनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। तो इसी से उन्होंने हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल बताया। तो आइए अब आगे क्या कहा गया, आर्चीमेड प्रिंसिपल जो है इससे बहुत ही
एप्लीकेशंस बनी, जैसे कि ये शिप्स को डिजाइन करने में, सबमरीन्स को डिजाइन करने में मदद करने लगा, लेक्टोमीटर्स इसकी बना, तो बहुत सी चीजें आई। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ये है रिलेटिव डेंसिटी। तो एज यू नो हम जानते हैं जो डेंसिटी है एक ऑब्जेक्ट की होती है मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। तो जो यूनिट होती है डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी एसआई यूनिट है। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, जो डेंसिटी होती है एक सब्सटेंस की, ये हमारी कुछ गिवन कंडीशंस के अंदर होती है, तो ये हमारी सेम रहती है। देयरफॉर जो डेंसिटी है एक ऑब्जेक्ट की, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट होती है डिफरेंट सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ गोल्डन 19,300, तो इसी तरह से वाटर में 1000 है। तो ये अलग अलग होती है, डेंसिटी अलग अलग होती है प्योर में और इम्प्योर में, ये बताने में मदद करती है ये। तो रिलेटिव डेंसिटी ये हमारा इसका फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड कर दे डेंसिटी ऑफ वाटर से। सिंस जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका रेशियो सिमिलर होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 दे रखा है आपको। द डेंसिटी ऑफ वाटर ये दे रखी है, तो सिल्वर की 10.8 है, वाटर की 10⁻³ है। तो हम इसको देख सकते हैं, निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी गिवन है इनके बीच की। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूब। तो इस तरह से आप लोगों का ये आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। अब आपके पास है व्हाट यू हैव लर्न, तो आइए इन्हें भी डिस्कस कर देते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की किसी ऑब्जेक्ट में प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ वीक फोर्स, ये एक वीक फोर्स है। द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती है। जैसा कि हम कहते हैं स्फीयर नहीं है हमारी अर्थ, क्योंकि इसकी वेरी करती है, पोल्स में कम होती है बल्कि इक्वेटर से ज्यादा आ जाती है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्टेड, जो वेट है एक फोर्स होती है जिससे अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को। जो वेट है ये इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेट है ये हमारा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। लाइक यहाँ पे अर्थ पे 6 गुना ज्यादा होता है वेट मून के वेट से। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बायोंसी, सब में बायोंसी की फोर्स लगती है जितने भी हमारे फ्लूइड होते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट उसकी डेंसिटी लेस होती है लिक्विड से, बिकॉज जब हम इसे इमर्ज करते हैं तो ये फ्लोट करता है। अगर इसकी लेस है और अगर इसकी ज्यादा है तो ये सिंक कर जाता है। तो इस तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और आप लोग हमारे इस चैप्टर को ध्यान से समझें। और अब आपके टर्म 2 के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके सैंपल पेपर जैसे ही हम आपके आएंगे हम उनके सोल्यूशन रिलीज कर देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो बाय एवरीवन, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।